जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इतिहास हम लोगों ने चालू किया था, जिसमें 6 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का। देख ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिसको आज बिहार बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास किए हैं और जिसने टॉप किया है। ठीक है, उसको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, आपके आपके परिवार अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर की तरफ से। तो बात करें तो हम लोग इतिहास शुरू किए थे। इतिहास में हम लोगों ने शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, जिसके 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। 6 क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रांतियों का दौर देखा था, बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किए थे कि 1830 से 1848 के बीच जो क्रांतियों का दौर था वो था। उसमें बहुत सारे क्रांति हुई। इसमें आपको फ्रांस की जुलाई क्रांति, स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, ये सब के बारे में हमको पढ़ना था। तो पहला जो पढ़ना था हमको, क्या पढ़ना था? फ्रांस की जुलाई क्रांति, जो 1800 क्रांतियों का जो दौर था, कितना था? 1830 से और 48 के बीच जो दौर हुआ था क्रांतियों का, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना था। तो इसमें पहला हम लोगों का पढ़ना है फ्रांस की जुलाई क्रांति। तो फ्रांस की जुलाई क्रांति का जो आरंभ हुआ था ना, वो यूरोप में क्रांति के आरंभ पुनः फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस की जुलाई क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। याद रखिएगा ये पॉइंट को कि जुलाई क्रांति का आरंभ पुनः फ्रांस से हुआ है। ठीक है, और आपने क्वेश्चन पूछ दिया कि जुलाई क्रांति का आरंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ था? तो जुलाई क्रांति का जो पुनः आरंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। ठीक है, जुलाई 1830 में स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति का क्या हुआ? ज्वालावर्गी। ये आगे की बात करें तो आगे का जो है जुलाई 1830 में 1830 में स्वेच्छाधारी शासन के विरुद्ध आपको फ्रांस में क्रांति का जो पहला ज्वालावर्गी। ठीक है, इसको जुलाई 1830 में स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति का ज्वालावर्गी। ठीक है, कब वर्गी? आपको 1830 में स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध ही फ्रांस के क्रांतियों का क्या वर्गा? ज्वालावर्गा। देखिए, इसके आगे की बात करें, जब नेपोलियन के हार हुई थी, नेपोलियन के पराजय होने के बाद तो बुर्बो वंश का जो राजवंश का शासन गद्दी था, उसे किसे सौंपा गया? लुई 18वां को सौंपा गया, और लुई 18वां को फ्रांस की राजवंशी का राजगद्दी सौंपी गई। ठीक है, इसे लुई जो 18वां था ना, उसने क्या किया? उसने फ्रांस को महान क्रांति के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, कब? किसने? लुई 18वां ने, जब लुई को बुर्बो राजवंश के राजवंश फ्रांस की राजगद्दी सौंपा गया, तब क्या किया उन्होंने? फ्रांस के महान क्रांति सिद्धांतों का प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि नेपोलियन के पराजय के बाद बुर्बो राजवंश का नेपोलियन के पराजय के बाद आपको बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को, किसको? बुर्बो राजवंश के 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। ठीक है, इसको याद रखिए कि नेपोलियन के पराजय के बाद बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को, कौन से राजवंश का था? बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। बात करें तो इसके आगे कि लुई ने 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की थी, जो 1848 तक
फ्रांस में चलते रहे। किसने? लुई ने कब किया? आपको कितना 2 जून 1814 में लुई ने 2 जून 1814 में क्या किया? इस संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। संवैधानिक सिद्धांतों की घोषणा की जो फ्रांस में 1848 तक चलती रही। क्या हुआ? लुई ने 2 जून 1814 में संवैधानिक सिद्धांतों की घोषणा की। कौन से सिद्धांतों की घोषणा की? संवैधानिक सिद्धांतों की घोषणा की जो आपको 1848 तक फ्रांस में चलता रहा। अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे की 1824 में ना लुई की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1824 में। याद रखिए कि 1824 में लुई की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, लुई की मृत्यु हो जाती है। समझ गए चीजों को? इसकी अब जब लुई की मृत्यु होने के बाद अब यहाँ का राजा कौन बना? जब लुई की मृत्यु होने के बाद फ्रांस के राज सिंहासन पर चार्ल्स दसम को मिला। किसको मिला? लुई की मृत्यु के बाद फ्रांस का सिंहासन चार्ल्स दसम को मिला। ठीक है, अब इसको समझते हैं सारी चीजों की कि फ्रांस की जुलाई की क्रांति फ्रांस में जो जुलाई की क्रांति हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1830 से 1848 में हुआ था। अब फ्रांस में पहला जो क्रांति हुआ था फ्रांस की जुलाई क्रांति। ठीक है, जुलाई क्रांति का नाम कब से कहां से शुरू हो गया था? फ्रांस से ही शुरू हो गया था। ठीक है, बात करें जुलाई 1830 में स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति का ज्वाला भड़की। जो पहला शासन का ज्वाला भड़का कब भड़का? 1830 में स्वेच्छाचारी सिद्धांतों के साथ सिद्धांतों से शासन करी। ठीक है, इस चीजों को याद रखिएगा। नेपोलियन के पराजय के बाद बुर्बो राजवंश की लुई 18वां को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। याद रखिएगा कि नेपोलियन के पराजय के बाद किसको? बुर्बो वंश के लुई 18वां को क्या सौंपा गया? फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो लुई ने 2 जून 1814 में संवैधानिक सिद्धांतों की घोषणा की। लुई ने कब किया संवैधानिक सिद्धांतों की घोषणा? 2 जून 1814 में संवैधानिक सिद्धांतों की घोषणा की जो फ्रांस में कब तक चलता रहा? 1848 तक चलता रहा। ठीक है, अब आगे बात करें तो 1824 में किसकी मृत्यु हो जाती है? लुई की 1824 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके आगे की बात करें तो फ्रांस का जब लुई की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? फ्रांस का सिंहासन किसको मिला गया? चार्ल्स दसम को मिला। ठीक है, इस चीजों को याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की बात करते हैं चार्ल्स दसम के क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं चार्ल्स दसम के बारे में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ चार्ल्स दसम। इसकी मृत्यु के बाद लुई 18वां को मृत्यु होने के बाद चार्ल्स दसम को जो फ्रांस की राजगद्दी मिला
अब देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। चार्ल्स दशम क्या था ना, चार्ल्स दशम किस टाइप का बात करें तो अभी के समय में चार्ल्स दशम किस टाइप का इंसान था, यानी कि चार्ल्स दशम जो था वो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। क्या था, याद रखिएगा कि चार्ल्स दशम स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। ठीक है, चार्ल्स दशम कैसा शासक था, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा का मतलब क्या, खुद के बारे में सोचने वाला। बात करें तो स्वेच्छा का मतलब वही होता है। ठीक है, और उसका देखिए चार्ल्स दशम का एक कहना था, एक वक्तव्य था उसका, कि उसका कहना था कि मैं अंग्रेजों के राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्ल्स दशम का कहना था चार्ल्स दशम का कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने से अच्छा, अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। क्या करूंगा, लकड़ी काटना, अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ठीक है, इसका कहना था कि हम अंग्रेजी जो राजा राज करते थे उसके शासन के, उस जिस टाइप से राज करते थे उसके शासन के लिए उससे अच्छा मैं लकड़ी काट लूंगा। ठीक है, सो अच्छा रहेगा। देखिए इसमें क्या हुआ ना, इसने बहुत सारे बदलाव किए। क्या किया, पहला जो किया वो कुलीन और पादरी को ना एक विशेषाधिकार दिया गया। पहला क्या दिया गया, कुलीन और पादरी को, कुलीनों और पादरियों को विशेषाधिकार दिए गए। ठीक है, पहला क्या किया गया, कुलीन और पादरियों का विशेषाधिकार दिया गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या किया ना, चर्च को एक शक्ति प्रदान कर किया गया। क्या किया गया, चर्च जो था उसको क्या किया गया, शक्ति प्रदान किया गया। ठीक है, दूसरा क्या किया, चर्च को शक्ति प्रदान किया गया। ठीक है, अब आगे क्या किया, अब आगे की बात करें, चर्च को जब शक्ति प्रदान कर दिया गया उसके उदारवादी जो थे उनका दमन किया गया। उदारवादियों को क्या किया गया, दमन किया गया। दमन किया गया। ठीक है, अब जब उदारवादियों का दमन किया गया उसके बाद क्या किया गया, नागरिक और स्वतंत्रता का हनन किया गया। क्या किया गया, नागरिक और स्वतंत्रता का नागरिक और स्वतंत्रता का क्या किया गया, हनन किया गया। और प्रेस और भाषण पे पाबंदी लगा दी गई। क्या किया गया, जो प्रेस थे, जो रिपोर्टर थे या न्यूज वाले जो थे उस पे, और एक भाषण देने का जो स्वतंत्रता था उसको क्या किया गया, उस पर पाबंदी लगा दिया गया। मतलब कि प्रेस और स्वतंत्रता पे, स्वतंत्रता पर
पाबंदी लगाई गई। ठीक है, अब इसके आगे क्या गया, इससे क्या हुआ ना, इसको क्या हुआ, चार्ल्स का जो था ना विरोध बढ़ने लगा, चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगे। चार्ल्स जिस टाइप का इंसान था ना, वो विरोध का उतना उसको प्रभाव नहीं था, और 1830 में उसने पेलिगेनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जब चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा चार्ल्स को, उससे कोई मतलब नहीं, विरोध से उसको कोई लेना देना ही नहीं था कि वो किस प्रकार का शासक था, आपका स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। ठीक है, तो उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके बाद क्या किया, 1830 में उसने पेलिगेनेक नामक एक 1830 में पेलिगेनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या किया, प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कब, 1830 में पेलिगेनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को जब विरोध बढ़ने लगा, उसे विरोध से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भाई विरोध होने दो, कोई उसको टेंशन फिक्र नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या किया गया, 1830 में पेलिगेनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखिए इसको समझते हैं। बात करें फ्रांस की जुलाई क्रांति में, जो चार्ल्स दशम थे, नेपोलियन के लुई 18वां की मृत्यु के 1824 में जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद चार्ल्स दशम को फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई। तो चार्ल्स दशम जो था एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था, मतलब कि वो खुद के बारे में सोचता था, एक बहुत ही निरंकुश शासक था। ठीक है, और चार्ल्स दशम का कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा के तरह शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट को याद रखिएगा, चाहे तो क्वेश्चन बन सकती है कि अंग्रेजी राजा के बाद ही चार्ल्स दशम को कहना क्या था कि लकड़ी काटना पसंद करूंगा। कुलीन और पादरियों को विशेषाधिकार दिए गए। जो कुलीनों और पादरियों को विशेषाधिकार नहीं दिया गया था, वो क्या किया गया, चार्ल्स दशम के समय में दिया गया। चर्च को जो शक्ति प्रदान नहीं थी, उसको शक्ति प्रदान किया गया। जो उदारवादी थे, उनका क्या किया गया, उनका दमन किया गया। कब किया गया, चार्ल्स दशम के समय में। ठीक है, बात करें नागरिकों और स्वतंत्रता का हनन किया गया। जब इसका राज शासन था तो क्या किया गया, नागरिक और स्वतंत्रता का हनन किया गया। ठीक है, उसके आगे बात है प्रेस और स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी। जब बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1830 से 1848 क्रांति में प्रेस प्रभाषण पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो चार्ल्स दशम ने लगाई थी। ठीक है, इसको आगे की बात करें तो 1830 में जब इसका विरोध बढ़ने लगा, तो उस विरोध से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 1830 में पेलिगेनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं, इसके आगे और क्या हुआ था। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। देखिए, जब इसने पेलिगेनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को राजा बनाया, तो उसने क्या किया कि उसने एक शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की।
स्थापना का प्रयास किया गया। इसमें उसका विरोध बढ़ने लगा। क्या किया गया, जब ये राजा प्रधानमंत्री बना, इन्होंने क्या किया कि इसने अभिजात वर्ग की स्थापना की, जिससे उसका विरोध बढ़ने लगा। थोड़ा दिन रुक जाता, प्रधानमंत्री मरते ही डिसीजन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका विरोध बढ़ने लगा। चार्ल्स ने विरोध का प्रभाव नहीं करके, क्योंकि इसको विरोध का कोई प्रभाव ही नहीं था, तो 25 जुलाई 1830 में 30 को 4 अध्यादेश जारी किए। इसका जब विरोध बढ़ने लगा तो विरोध का कोई प्रभाव नहीं करते हुए तो इसने 25 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश पास किया। अध्यादेश पास किया। ठीक है, इसमें पहला जो अध्यादेश था, पहला था कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। पहला क्या किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, दूसरा था मेरा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सभा भंग कर दी गई। क्या किया गया, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सभा भंग कर दी गई। सभा भंग कर दी गई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया कि मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों का लाभ पहुंचाया। जो मतदान का अधिकार था उसको क्या किया गया, संकुचित करके कुलीनों का लाभ पहुंचाया गया। मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों को पहुंचाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, जब चौथा जो सबसे लास्ट अध्यादेश जारी किया, उसने क्या कि सितंबर में नए चुनावों की घोषणा भी कर दी गई। क्या किया गया, इन्हें 1830 के सितंबर में नए चुनावों की घोषणा भी कर दी। समझ गया कि बात करें तो जब ये 4 अध्यादेश जारी किया, तो पहला जो अध्यादेश जारी किया, क्या किया, 25 जुलाई को 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया। इसने पहला किया कि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दी गई। प्रेस की जितनी भी स्वतंत्रता बची थी जो था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या किया, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा भी भंग कर दी गई। जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि थे उनकी सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तीसरा क्या हो गया, मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों को लाभ पहुंचाया, यानी कि मतदान का जो अधिकार था उसको एक संकुचित करके कुलीनों को लाभ पहुंचाएगा। चौथा क्या था, सितंबर में नए चुनावों की घोषणा भी कर दी गई। ठीक है, सितंबर में नए चुनावों की घोषणा भी कर दी। इसके आगे की बात करें, जब 4 अध्यादेश खत्म हुए तो उसके पास करने के बाद उसके क्या हुआ, चार्ल्स के अध्यादेश की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सभी उदारवादी राष्ट्रवादी क्या हुए, संगठित हो गए। जब ये 4 अध्यादेश जारी किया ना, तो उसके बाद इसका जो प्रभाव पड़ा, क्या किया गया, उसमें उदारवादी और राष्ट्रवादी की एक सभा के संगठित हो गए और 26 जुलाई 1830 को
पेरिस के जनता ने विद्रोह कर दिया। कब किया? 26 जुलाई 1830 को। 25 को इसने अध्यादेश जारी किया और 26 जुलाई 1830 को जनता ने, कौन? पेरिस की जनता लिख लो यहाँ पे। 30 को पेरिस की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। क्या किया? पेरिस की जनता ने 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। जब ये 4 अध्यादेश जारी किया, रात भर पेरिस में स्वाधीनता का नारा गूंजते रहा। क्या हुआ? जब इसने विद्रोह शुरू किया तो रात भर पेरिस में स्वाधीनता का नारा गूंजने लगा। ठीक है, रात भर पेरिस में स्वाधीनता का नारा गूंजने लगा। और इस क्रांति में किसने भाग लिया? सैनिक, मजदूर और विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये याद रखिएगा कि इस क्रांति में सैनिक, मजदूर और विद्यार्थियों ने भाग लिया। किसने भाग लिया? इस क्रांति में सैनिक, मजदूर और विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, जब इसके क्या हुआ, जो जनता के जो ये विद्रोह शुरू हुआ, इसमें जनता का नेतृत्व कर रहे थे एक वृद्ध लियाकत ने किया था। किसने किया था? एक वृद्ध लफायत ने किया था। जनता का जब ये विद्रोह हुआ तो जनता का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनता का नेतृत्व एक वृद्ध थे जिनका नाम था लफायते ने किया था। भाई जावाजी के लिए उम्र नहीं देखी जाती। एक वृद्ध ने इतनी बड़ी विद्रोह शुरू कर दिया, एक वृद्ध आदमी ने, जिन्होंने जनता के नेतृत्व कर रहे थे, जिसने फ्रांस की ओर से। अब क्या हुआ, जब ये विद्रोह शुरू हुआ ना, तो जिसमें फ्रांस की ओर से अमेरिका ने भाग ले लिया। जब ये विद्रोह शुरू हुआ, ये हर बार में टांग लाता है अमेरिका। फ्रांस की ओर से अमेरिका ने भाग ले लिया। इसमें भी ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, जब 4 अध्यादेश पास हुए थे, इसमें 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने एक विद्रोह शुरू कर दिया। 25 जुलाई को अध्यादेश पास हुआ और 26 जुलाई को पेरिस की जनता ने एक विद्रोह शुरू कर दिया। और पेरिस के रात भर पेरिस में कौन सा? स्वाधीनता का नारा गूंजते रहा। ठीक है, इस क्रांति में कौन कौन भाग लिए थे? सैनिक लिए थे, मजदूर लिए थे और विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और जनता का नेतृत्व जो इस विद्रोह में कर रहा था एक वृद्ध लियाकत ने किया था। और फ्रांस की ओर से अमेरिका ने विभाग ले लिया था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए, इसकी आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हुआ क्या हुआ, जब किसने भाग लिया, फ्रांस ने क्या, फ्रांस की ओर से अमेरिका आ गया। ये विद्रोह 27 और 29 जुलाई को, 27 से विद्रोह कब तक चला है, 27 से 29 जुलाई, 27 से 29 जुलाई तक जनता और आशाइयों का संघर्ष होता रहा। 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाही का संघर्ष होता रहा। ठीक है, कब होता रहा, 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाहियों के बीच संघर्ष। ये 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माना जाता। आज भी ये जो 3 दिन था 27 से 29 जुलाई तक, ये फ्रांस में गौरवशाली, फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माना जाता है। ये याद रखिएगा कि ये 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन माना जाता है। ठीक है, यह 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन माना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 31 जुलाई को क्या हुआ, जनता ने पेरिस पर क्या किया, अधिकार कर लिया और राजा की पराजय कर दी। इसके 3 दिन के बाद क्या किया, जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया और राजा की पराजय हुई। ठीक है, क्या हुआ, जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, राजा की पराजित हुई और इसके बाद चार्ल्स दशम ने 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर चार्ल्स दशम ने इंग्लैंड चला गया। 31 कब चला गया, 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर चार्ल्स दशम इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, कितने दिन रहेगा ये, गलत करेगा, गलत के साथ गलत होता है। शुरू में भी सही होता है लेकिन बाद में गलत के साथ गलत ही होता है। ठीक है, किसका, 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर चार्ल्स दशम ने कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये चले गए तो 1830 में फ्रांसीसी क्रांति जुलाई में हुई थी। ये याद रखिएगा, 1800 फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, जुलाई में हुई थी, इसीलिए उसे जुलाई की क्रांति कही जाती है। ठीक है, ये चीज याद। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता का अंत हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता था उसका अंत हुआ। ठीक है, तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता का अंत हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर चार्ल्स दशम चले गए, इंग्लैंड भाग गया, तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता का क्या हो गया, अंत हो गया। परंतु निरंकुश राजशाही का स्थान सैद्धांतिक राजतंत्र को मिल गया। याद रखिएगा कि जब सत्ता का अंत हो गया लेकिन निरंकुश राजशाही का अधिकार, निरंकुश क्या हुआ, निरंकुश राजशाही का स्थान निरंकुश राजशाही का स्थान
संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। निरंकुश राजशाही का अधिकार संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। ठीक है, किसने ले लिया? संवैधानिक राजतंत्रों ने ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये फ्रांस में बूर्बोन राजवंश की सत्ता का अंत हुआ, जब ये अधिकार संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया, तो इसमें क्या होगा, लुई फिलिप को फ्रांसीसी जनता का राजा बनाया गया। इससे किसे बनाया गया? लुई फिलिप। याद रखिएगा कि लुई फिलिप को फ्रांस के जनता का राजा बनाया गया। ठीक है, किसे बनाया गया? लुई फिलिप को फ्रांस के जनता का राजा बनाया गया। ठीक है, अब इसके लुई फिलिप को फ्रांसीसी जनता का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब इसने उदारवादी नीति और इसने के जब लुई फिलिप थे उसने उदारवादी नीतियों का अनुसरण किया, और ये उदारवाद और राष्ट्रवाद की विजय थी। जो उदारवाद का दमन किया गया था, इसने किया हुआ लुई फिलिप ने उसे उदारवादियों का स्मरण किया और उदारवाद और राष्ट्रवाद का विजय हुआ। उदारवाद और राष्ट्रवाद का विजय हुआ। ठीक है, इसको समझ गया। देखिए समझिए क्या बात क्या था कि चार्ल्स दशम ने जो 27 और 29 जुलाई की जनता के राजशाही का संघर्ष चलता रहा, 3 दिन जो चला, ये 3 दिन आज भी फ्रांस के इतिहास में ये गौरवशाली 3 दिन माना जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा जवाजी के लिए उम्र न होती है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी उम्र में नाम कमा सकते हो। जो वृद्ध व्यक्ति लफायत थे, उन्होंने ये 3 दिन ऐसा बना दिया कि आज भी फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माना जाता है। ठीक है, जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया और राजा की पराजय हुई। और 31 जुलाई को किसने, चार्ल्स दशम ने कब गद्दी छोड़ा? तो 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब फ्रांस में उसके बाद क्या हुआ? बूर्बोन राजवंश की सत्ता का अंत हुआ। ठीक है, निरंकुश राजशाही का अधिकार संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर यह होगा कि निरंकुश राजशाही का अधिकार संवैधानिक राजतंत्र। इसके बाद क्या हुआ? लुई फिलिप को जब ये बूर्बोन राजवंश की सत्ता समाप्त हुई तो उसने क्या किया? लुई फिलिप को फ्रांस की जनता का राजा बनाया गया। ठीक है, और उदारवाद जब ये राजा बना तो इसने यह स्मरण किया कि उदारवादियों के बारे में स्मरण किया और उदारवाद और राष्ट्रवाद का विजय हुआ। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो जुलाई के क्रांतियों का जो प्रभाव पड़ा था, कहाँ कहाँ पड़ा था, और मेटरनिक ने इसके बारे में क्या कहा था। एक शब्द कहा था कि अगर मेटरनिक ने एक शब्द कहा था कि जब फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोपों में सर्दी और जुकाम हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ा कि मेटरनिक ने जो कहा था जुलाई के क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था, तो फ्रांस में पड़ा था, आगे किस किस राष्ट्रों पे पड़ा था, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।